बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में बात की। उसके इंग्रेडिएंट्स क्या थे वो हमने देखे, उसका मकसद क्या था वो उसको हमने एनालाइज किया। आज का हमारा टॉपिक है कि रिसर्च प्रपोज़ल लिखना कैसे है, कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करते हुए हम रिसर्च प्रपोज़ल लिखेंगे। तो आपके सामने ये टॉपिक है। सबसे पहले वो स्टार्ट करता है स्टेप 1। इसके उसने स्टेप्स बनाए हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले है जी, जैसे जैसे रिसर्च प्रपोज़ल के पार्ट से सबसे पहले रिसर्च प्रपोज़ल के पार्ट में इंट्रोडक्शन बयान किया जाता है, तो वही स्टेप 1 है जी, मेक ए ग्रेट इंट्रोडक्शन। सबसे बेहतरीन इंट्रोडक्शन बनाइए। इंट्रोडक्शन क्या है जी? द पार्ट दैट इज़ डिज़ाइन टू कैप्चर योर रीडर्स अटेंशन। ये ऐसा हिस्सा होता है जो आपके रीडर की, क़ारीन की अटेंशन को कैप्चर करता है। इज़ इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन ही है ये हिस्सा। टू योर मास्टर थीसिस प्रपोज़ल, आपके मास्टर के थीसिस प्रपोज़ल का, मास्टर का थीसिस प्रपोज़ल हो, चाहे एमफिल का थीसिस प्रपोज़ल हो, चाहे पीएचडी का थीसिस प्रपोज़ल हो, थीसिस जो मर्ज़ी प्रपोज़ल हो, उन तमाम प्रपोज़ल्स का जो इंट्रोडक्शन होता है वो एक मतलब रीडर की अटेंशन को कैप्चर करता है। और अगर आपने इंट्रोडक्शन अपना बहुत पावरफुल बनाया, तो बहुत अच्छा बनाया, अट्रैक्टिव बनाया, तो वो रीडर की अट्रैक्शन को कैच करेगा। तो होपफुली आपके जो मकासद हैं, आपका रिसर्च प्रपोज़ल वो अप्रूव हो जाए। इट इज़ अ गुड आइडिया टू राइट इट लास्ट। अब ये बताता है कि जी सबसे बेहतरीन अमल तो ये है कि इसको आखिर में लिखा जाए। दैट वे इट इज़ मोर लाइकली टू बिकम इंटरेस्टिंग। इस तरह जब आप आखिर में लिखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा। सबसे पहले आप वो अज्जा लिखें जो कि आपने लिखने हैं, आगे वाले अज्जा। जब आप आगे वाला मटीरियल लिख लेंगे कि भाई बुक के अंदर क्या है, मैंने बुक क्या लिखनी है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बुक लिखने जा रहा है जी, तो बुक उसने जो भी उसके माइंड में था, उसका प्लान, वो शुरू से उसने स्टार्ट किया और एंड तक बुक लिख दी। अब लिख देने के बाद बुक का इंट्रोडक्शन एंड में लिखे। अब एंड में लिखेगा तो अब उसको पता होगा कि मैंने ये पॉइंट्स इसके अंदर कवर किए हैं। उसी हिसाब से वो एक बेहतर इंट्रोडक्शन बना सकता है। अगर शुरू में इंट्रोडक्शन लिखने बैठ जाए तो उसका इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा पावरफुल इंट्रोडक्शन नहीं होगा। तो वो यही कहता है कि इट इज़ गुड आइडिया टू राइट इट लास्ट, दैट वे इट इज़ मोर लाइकली टू बिकम इंटरेस्टिंग। दिलचस्प हो जाएगा। एंड यू विल साउंड लाइक यू नो व्हाट टू डू। और रीडर्स को लगेगा पता कि मतलब यूँ लग रहा होगा कि आपने अब क्या करना है, आपकी प्लानिंग क्या है, वो इस इंट्रोडक्शन से झलकेगी। दिस रिकमेंडेशन माइट सीम स्ट्रेंज एट फर्स्ट। कब तक ये जो तजवीज़ मैंने दी है ये आपको शायद शुरू में अच्छी ना लगे, अजीब लगे। हाउएवर इट इज़ परफेक्टली लॉजिकल। लेकिन ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, बिकॉज वंस एवरीथिंग हैज़ बिन रिसर्च। क्योंकि जब एक बात, तमाम बातें सारी की सारी वो गो थ्रू हो चुकी होती हैं उनके ऊपर, जब उनको रिसर्च किया जा चुका होता है, रिटर्न जब वो सारी बातें लिखी जा चुकी होती हैं, चेक्ड, और तमाम बातें जब चेक की जा चुकी होती हैं, यू विल हैव ए गुड पिक्चर ऑफ व्हाट द एंड प्रोडक्ट इज़ लाइक। जब आप एक बार रिसर्च कर चुके, एक बार ईच एंड एवरीथिंग चेक कर चुके, राइट कर चुके, तो उसके बाद जब आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो फिर वो ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों ज़्यादा अच्छा होगा? क्योंकि आप एक बार सारा कुछ कर चुके हैं, तो आपको पता है कि एंड प्रोडक्ट, इसका रिज़ल्ट ये है। तो आपके जहन में उसकी जो एक एंड प्रोडक्ट की, उसके रिज़ल्ट की पिक्चर अच्छी सी पिक्चर जहन में बैठ जाएगी। जब आपके जहन में एक अच्छी सी पिक्चर होगी तो फिर आप उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेंगे इन योर ओन वर्ड्स। With this picture in mind, it's best to work on the introductory part of your paper last.
इस पिक्चर को माइंड में रखते हुए अपने इस पार्ट को सबसे एंड में लिखिए। स्टेट द प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप, प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बयान कीजिए। व्हाई इज योर रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर जो आपके हैं। मतलब मैंने रिसर्च क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था कि जो प्रॉब्लम है, जो आपका टॉपिक है जिसको आपने फाइंड आउट करना है, जिसकी आपने रिसर्च करनी है, जाहिर वो एक प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लमेटिक वे से, एक सवालिया अंदाज से यहाँ आप लिखेंगे। एक सवालिया अंदाज में आप यहाँ पर बयान करेंगे कि भाई ये चीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल इन दो केमिकल्स को बनाया जाए तो इनका एंड प्रोडक्ट कैसी होगी, तो इस तरह सवालिया अंदाज में लिखा जाए। तो व्हाई इज योर रिसर्च क्वेश्चन, you might want to restate it in the form of sentence so that your reader understands it better। कहते हैं कि यहाँ पर आप अपने सवालात को एक सेंटेंस की फॉर्म में, तहरीरी फॉर्म में, बजाय इसके कि सवालिया फॉर्म में लिखें, तहरीरी फॉर्म में लिख सकते हैं सेंटेंस की फॉर्म में, ताकि आपके रीडर्स अच्छी तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकें। स्टेप 3, प्रोवाइड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड प्रोवाइड कीजिए। यहाँ पे कुछ स्टेप्स जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। ये पहले हमने जो इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे उनमें बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी जो था वो सेकंड नंबर पर था और ये बाद में था। तो ये बैकग्राउंड ज़्यादा बेटर है कि आप इसको सेकंड नंबर पे ही लिखें और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को बाद में लिख दें। तो यहाँ इसको बैकग्राउंड को पहले ही बयान कर दिया जाए, ज़्यादा बेटर है। एक्सप्लेन हाउ द प्रॉब्लम इमर्ज्ड। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक से मिलते जुलते जो टॉपिक्स पहले रिसर्च हो चुके उन पर आपने तफसीली बहस करनी है, तफसीली रोशनी डालनी है। कोई आपका फॉर एग्जांपल कोई डीएनए का कोई एक एस्पेक्ट है उसको आप स्टडी करना जा रहे हैं, तो डीएनए के जितने एस्पेक्ट पहले डिस्कस हो चुके आप उनको एवेल्यूएट करेंगे बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में। बैकग्राउंड में आप बताएंगे कि इससे पहले कितने मेरे टॉपिक से कंसर्निंग, मेरे टॉपिक से मिलते जुलते कितने टॉपिक पहले रिसर्च हो चुके हैं और उनकी फाइंडिंग्स क्या थी, वो आप बयान करने के बाद जब वो सारी चीज़ें बयान कर देंगे, वो बयान करते हुए फिर आप बताएंगे कि देखें वो सारी बातें बयान हो चुकी। नाउ द गैप इज़ हियर, ये गैप है, ये एक एस्पेक्ट ये रह गया डीएनए का, बाकी 3, 4, 5, 6 एस्पेक्ट जो थे वो डिस्कस हो चुके, ये एक एस्पेक्ट रह गया। दैट इज आई एम गोइंग टू फुलफिल दिस गैप, इस गैप को मैं फुलफिल करने जा रहा हूँ। तो यूँ आप अपने स्टडी को जस्टिफाई करते हैं, उसकी वजाहत बयान करते हैं। इसको हमने पढ़ा था, एक और नाम भी दिया था रैशनल का, रैशनल ऑफ योर स्टडी मीन्स दैट आप अपने स्टडी की वजह बयान करते हैं कि आप अपनी स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो फिर इस तरह करते हुए आप बयान कर सकते हैं ज़्यादा बेटर वे से। तो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, हाउ द प्रॉब्लम इमर्ज्ड, बताना है कि प्रॉब्लम कैसे सामने आया, कैसे उभरा। वो कैसे बताएंगे, वो मैंने अभी बताया कि डीएनए का मैंने एग्जांपल डीएनए के 2-3 एस्पेक्ट बता के कि भाई ये तो हो गया, ये रह गया एक जिसको अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया। गिव सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ये वो वाली बात आ गई जो मैंने अभी बताई, इंफॉर्मेशन ऑन द इशू यू आर गोइंग टू रिसर्च। जो आप
जिस इशू को पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दीजिए। टू सब्सटेंशिएट द नीड, टू सब्सटेंशिएट मिसालें देने के लिए, वजाहत करने के लिए, द नीड फॉर द प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, आपके प्रॉब्लम की हल की ज़रूरत के लिए कि भी मेरा ये प्रॉब्लम है, मैंने इसको सॉल्व करना है, इट इज़ वेरी नेसेसरी। तो इस चीज़ इसको साबित करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए यू हैव टू एक्सप्लेन द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ योर प्रॉब्लम। डिक्लेयर द पर्पस, पर्पस बयान कीजिए। यहाँ पर आप शॉर्ट सा पर्पस बयान करेंगे कि मेरी स्टडी का मकसद, इसका एम्बिशन, एम क्या है। यू शुड necessarily mention the purpose of your dissertation in the thesis proposal। कहते हैं थीसिस के प्रपोजल में आप अपने डिसर्टेशन का पर्पस बयान करिए। डिसर्टेशन क्या है? डिसर्टेशन एंड थीसिस बोथ आर सिनोनिम, दोनों ही एक चीज़ का नाम है। यहाँ पर ये कहता है कि अपने डिसर्टेशन का पर्पस बयान करेंगे प्रपोजल में, एम बयान करेंगे, स्टेट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस बयान करेंगे आप यहाँ पर। मेंशनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम विल ऐड द वैल्यू टू योर रिसर्च प्रोजेक्ट। कहते हैं जब आप अपने प्रॉब्लम की अहमियत बयान कर देते हैं, तो अहमियत बयान करते हुए आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को वेटेज दे रहे होते हैं, उसको वैल्यू बयान कर रहे होते हैं, उसको वैल्यूएबल बना रहे होते हैं। एक्सप्लेन मेथड्स, मेथड्स आप बयान करेंगे आप इसमें कि कौन से मेथड्स को फॉलो करते हुए आप अपनी रिसर्च को सर अंजाम देंगे। मैंने बताया था डिफरेंट मेथड्स हैं। सर्वे का मेथड है, और इसके अलावा कोई तजर्बाती मेथड हो सकता है, एम्पिरिकल मेथड उसको कहते हैं कि हमने लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट्स करना है। तो इस तरह कोई भी मेथड हो सकता है, वो आप वहाँ पर बयान करेंगे। मेथडोलॉजी। नेक्स्ट है रिव्यू लिटरेचर। मास्टर रिसर्च प्रपोजल इज अनथिंकेबल विदाउट reviewing literature that is relevant to the topic of the research। अब ये लिटरेचर रिव्यू लिटरेचर या बैकग्राउंड ऑफ प्रॉब्लम, ये दोनों आमतौर पर एक ही चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। यहाँ पर भी हम असल में जो रिसर्च होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। बाज़ औक़ात हमने बयान करना होता है कि हमारा प्रॉब्लम कैसे उभर के सामने आया, उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बयान करते हैं, तो वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में, बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में चली जाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी रिसर्च इस तरह की है कि उसमें प्रॉब्लम एज सच कोई सामने उभर के सामने नहीं आया, बल्कि एक गैप था जिसको हमने फिलअप करना है। जिस तरह मैंने डीएनए की एग्जांपल दी कि उसका कोई एस्पेक्ट पहले डिस्कस हो चुके थे, कुछ रह गए थे, तो वहाँ पर ऐसी रिसर्च में बैकग्राउंड भी वही होगा और लिटरेचर भी रिव्यू भी वही होगा। कि मतलब अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है आपके प्रॉब्लम की कि वो प्रॉब्लम खुद उभर के सामने आया है और उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है इंफॉर्मेशन, तो फिर आप वहाँ पर लिटरेचर रिव्यू को ही बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वही बन जाएगी। अदरवाइज अगर ऐसी कोई स्पेशल केस है तो फिर आप लिटरेचर रिव्यू अलग से बनाएंगे। लिटरेचर रिव्यू में क्या होगा, जो मुतलका पहले से डिस्कस हो चुके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। विदाउट रिव्यूइंग लिटरेचर दैट इज़ रेलेवेंट टू द टॉपिक, जो आपके टॉपिक से रेलेवेंट है, उनको एवेल्यूएट किए बगैर ऑफ द रिसर्च के
आपका थीसिस जो है उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, प्रपोजल का कोई कंसेप्ट नहीं है, प्रपोजल मुकम्मल नहीं हो सकता, उनको लाजमी तौर पर आपने एवेल्यूएट करना है, रिव्यू करना है। A thorough analysis of the literature sources should be conducted and clearly explained। कहता है कि मुकम्मल तौर पर तज्जिया पेश किया जाएगा लिटरेचर के सोर्सेज का और उसको वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन किया जाएगा इन द प्रपोजल। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन एनी अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स ऑन द टॉपिक। कहते हैं आपके टॉपिक के ऊपर जो मुख्तलिफ व्यू पॉइंट हैं उनको मेंशन करना मत भूलिए। दे माइट बी यूज़फुल इन रिसर्चिंग क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन को रिसर्च करते हुए वो बेहतरीन हो सकते हैं, यूज़फुल हो सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेट ए क्लियर हाइपोथेसिस। आप मफरूज़ा ये अमूमी तौर पर जो तजर्बाती रिसर्च है, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उसका हुआ करता है, दूसरी रिसर्च का नहीं होता। तो अगर आपकी ऐसी कोई रिसर्च है तो वहाँ पर आप फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे और क्लियर हाइपोथेसिस बयान करेंगे आप। नेक्स्ट है डिफाइन योर टर्म्स। अगर आपकी रिसर्च साइंटिफिक है या चाहे जैसी भी है, तो जिस भी फील्ड की आपकी रिसर्च है उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जिनको आम आदमी नहीं समझ सकता। तो इस तरह अगर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है, अगर कोई ऐसी इस्तिलाहात आपकी रिसर्च में यूज़ हुई हैं, तो आप फिर उनको अलग से एक हेडिंग बनाएंगे और जो जो टर्म्स आपने यूज़ की हैं उनको आप बयान करेंगे। और इसके अलावा टर्म्स ऐसी भी हो सकती है, वो कुछ एब्रीवेशन भी हो सकते हैं जिनको आप यहाँ पर बयान करेंगे। एब्रीवेशन फॉर एग्ज़ाम्पल कोई केमिकल है या किसी ऐसी चीज़ का नाम है जो बहुत लंबा है और आपने उसको बार बार यूज़ करना है, बार बार आपकी रिसर्च में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बताऊं, मेरी जो रिसर्च थी उसमें एक नावल था एन अमेरिकन ब्रैट। अब एन अमेरिकन ब्रैट ये हर जगह उसमें बार बार इसका यूज़ होना था कि इस नावल में ये बात है, इस नावल में ये बात है। तो अब इसका शॉर्ट क्या बना, इसको एब्रीविएशन बना लिया मैंने खुद अपने तौर पर, AAB एन अमेरिकन ब्रैट। इस तरह कोई भी आपकी जो कोई चीज़, किसी चीज़ का नाम है जिसको आपने बार बार यूज़ करना है, तो आप उसको अपनी आसानी के लिए उसका शॉर्ट एब्रीविएशन बना सकते हैं। तो वो इस तरह आप उनको वहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। टेल योर रीडर अबाउट योर रिसर्च एजम्पशंस। जो आपकी रिसर्च की एजम्पशंस हैं, आप अपने रीडर को क्लियरली वहाँ पर मेंशन करेंगे, उनको वाज़ेह तौर पर बताएंगे। तो यहाँ पर आप अपने फ़र्ज़ की है चीज़, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, अपने मफरूज़े को यहाँ पर बताएंगे। डिफ़ाइन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे पहले ये हाइपोथेसिस का सेक्शन आ चुका है, तो उसमें वो चीज़ बयान कर दी गई। डिफ़ाइन स्कोप एंड लिमिटेशन। आपका जो स्कोप है कि आपने जिन जिन बातों को रिसर्च में कवर करना है और जिन जिन एस्पेक्ट को आपने छोड़ना है वो आप बयान करेंगे। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी, अगर आपकी रिसर्च सर्वे वाली है और आपने कोई स्टडी का सर्वे करना है, आप जानना चाहते हैं अपने इलाके में बच्चों में इंग्लिश सीखने का रुझान कैसा है, तो आप वहाँ पर स्कोप में बताएंगे कि मेरा जो स्कोप है वो सिर्फ अपना इलाका है, ये इलाका है, इस इलाके में मैंने स्टूडेंट्स
कि मैं इंग्लिश सीखने का जो रुझान है उसको मैंने सर्वे करना है, उस पर मैंने रिसर्च करनी है। और फिर आगे फर्दर आप स्कोप में ये भी बताएंगे, साथ साथ लिमिटेड करेंगे उसको कि मैंने फ़लाँ एज को डिस्कस नहीं करना, फ़लाँ एज के बच्चों को, मैंने छोटे बच्चों को डिस्कस नहीं करना, मैंने फ़लाँ से फ़लाँ एज के बच्चों को डिस्कस करना है, और इसके साथ साथ मैंने फ़लाँ जो रीजन है उसको डिस्कस नहीं करना, सिर्फ अपना रीजन जो है इसी को मैं डिस्कस करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड स्कोप एंड लिमिटेशन। कि आपने कवर किसको करना है और स्किप किसको करना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, आपका जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है रिसर्च का, आप उसको क्लियर कट वे से यहाँ पर बयान कर देंगे कि मेरा जो रिसर्च का प्रोसेस है वो इस तरह होगा, वो ये होगा। सर्वे वाला है तो सर्वे वाला बताएंगे आप कि मैंने सर्वे करनी है। एक्सपेरिमेंटल है तो आप बताएं कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, या कोई और है तो आप वहाँ उसको बयान करेंगे। तो यूँ यहाँ आप इसका प्रोसीजर बयान करेंगे अपनी रिसर्च का। तो इस तरह यहाँ पर एक सेक्शन रह गया ऑब्स्ट्रैक्ट का, जो कि वो भी इंट्रोडक्शन की तरह वो भी लास्ट में ही लिखा जाता है, तो उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं कि वो एक मुकम्मल आपके प्रपोज़ल का एक ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, खुलासा होता है, जिसको आप लिखते हैं सबसे एंड में है, लेकिन जब ऐड करते हैं वो सबसे शुरू में करते हैं। स्टार्ट ही आपका वो जो प्रपोज़ल है वो वहीं से होता है, रिसर्च ऑब्स्ट्रैक्ट से ही। तो होपफुली आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।